25 मई का बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन एग्जाम एनालिसिस हम शुरू करते हैं। देखते हैं किस प्रकार से इसमें क्वेश्चंस आए हैं। तो साथियों, इसमें पहला क्वेश्चन आया कि भारत के संविधान में 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। तो आप सभी को पता होगा कि हमारे संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। तो उसमें से प्रश्न पूछा है कि जो 12वीं अनुसूची है उसमें कितने विषय हैं। तो साथियों, उसमें टोटल 18 विषय हैं। कितने? 18 विषय हैं। तो 18 विषय बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चंगेज खान का संबंध किस वंश था। साथियों, आप सभी को पता होगा चंगेज खान का संबंध किस वंश था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगोल। क्या था ये? मंगोल। और वर्तमान में मंगोलिया देश जो इसी का देश माना जाता है मंगोलिया, और वो हमारे किस महाद्वीप में है? तो एशिया महाद्वीप में ही है। तो चंगेज खान का संबंध किस वंश से था? तो वो मंगोल वंश से था। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ईंधन को जलाने में कौन सी गैस सहायक होती है। किसको? जो हमारा ईंधन होता है उसको जलाने में कौन सी गैस सहायक होती है। तो वो होती है हमारी ऑक्सीजन। कौन सी होती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना साथियों आग लगना बहुत मुश्किल है। जब तक ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होगी तब तक आग नहीं लगेगी। तो ईंधन को जलाने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? वो है हमारी ऑक्सीजन गैस। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। साथियों, अगला प्रश्न है, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, कि ओजोन परत का क्षरण के लिए जिम्मेदार कौन सी गैस है। जो हमारी ओजोन परत है उसका क्षरण करने के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है। तो वो है हमारी CFC। क्या है? CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC ये साथियों हमारे ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है। और इससे ओजोन परत में छेद हो जाता है। फिर जो पराबैंगनी किरणें वो हमारी त्वचा को डायरेक्ट टच करती है, जिससे हमें स्किन कैंसर होने का खतरा रहता है। तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए जिम्मेदार कौन है? वो है CFC। क्या है? CFC। चलिए अगला प्रश्न है, राज्यसभा में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी। तो जो हमारी राज्यसभा है उसमें मनोनीत होने वाली फर्स्ट लेडी कौन थी। तो वो थी रुक्मणी देवी अरुंडेल। कौन थी? रुक्मणी देवी अरुंडेल। तो राज्यसभा की पहली महिला मनोनीत होने का श्रेय या सौभाग्य किसको मिला? तो मिला रुक्मणी देवी अरुंडेल जी को। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, किस वर्ष मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो साथियों, कौन सा वर्ष था जिसमें जो हमारा वोट डालने की उम्र है वो 21 से घटाकर 18 कर दी गई। तो वो था 1989 यानी कि 1990 में। तो 1990 में साथियों हमारी जो वोट डालने की उम्र है वो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। और वर्तमान में 18 वर्ष का कोई भी भारत का नागरिक, चाहे मेल फीमेल, वो आराम से वोट डाल सकता है, पंचायत स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, लोकसभा स्तर पर, किसी भी स्तर के चुनाव में। और वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है 1990। और साथियों आप सभी एक और बात बता दूं कि प्रश्न रिपीट भी होते हैं, क्योंकि है ना, जैसे हमने पटवारी का एग्जाम में देखा कि जो प्रश्न आपसे मान लो 24 मई को पूछा है वो आपसे 25, 26 या 30 मई तक भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो इसलिए आप सारे प्रश्न अच्छे से देखें और वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखें, ताकि आपको कोई भी एक क्वेश्चन आपका छूटे नहीं, सारे प्रश्न आप आसानी से कवर कर लें। नेक्स्ट साथियों हमारा, भारत में लगातार 2 बार राष्ट्रपति के लिए किसे चुना गया था। तो वो थे हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं। तो साथियों इनको 2 बार राष्ट्रपति के लिए चुना गया था। कितनी बार? 2 टाइम्स इनको राष्ट्रपति के लिए चुना गया था। तो भारत में लगातार 2 बार राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, SB का रासायनिक नाम क्या है। किसका? जो हमारा SB है इसका रासायनिक नाम क्या है? तो वो है एंटीमनी। क्या है? एंटीमनी। साइंस का काफी अच्छा क्वेश्चन आया था कि SB का रासायनिक नाम क्या है। करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटीमनी। अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो वो है हमारा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लद्दाख में है। कहाँ पर? इसकी लोकेशन लद्दाख में है। और साथियों राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा चैप्टर है जिससे किसी भी परीक्षा में 1 से लगाकर 5 क्वेश्चन तक पूछ लिए जाते हैं। तो आप राष्ट्रीय उद्यान वाला चैप्टर अच्छे से डिस्कस कर लें, या हो सकेगा तो हम भी जल्दी उसका पूरा वीडियो बनाकर आपके लिए प्रस्तुत कर देंगे। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वो है हमारा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, जूल किसका मात्रक है। तो वो साथियों ऊर्जा का। किसका? ऊर्जा का मात्रक कौन है? वो है हमारा जूल। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो हमारा वन एंड ओनली उत्तर प्रदेश राज्य इसको क्या बोला जाता है? चीनी का कटोरा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में गन्ने का उत्पादन होता है। इसलिए किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो हो जाएगी हमारे लखनऊ। क्या हो जाएगी? लखनऊ। बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला आप देखते हैं हम। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ओजोन परत में पहली बार छिद्र कहाँ पर देखा गया था। तो जो हमारी ओजोन परत है जिसका क्षरण होता है CFC से, तो यहाँ पर सबसे पहले होल या छिद्र कहाँ पर देखा गया था। तो देखा गया था हमारे अंटार्कटिका में। कहाँ पर? अंटार्कटिका में देखा गया था ओजोन परत में सर्वाधिक सबसे पहले छिद्र। और ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, शायद ये 10th या 8th लेवल में भी है। ओजोन परत में सबसे पहले छिद्र कहाँ देखा गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका में। अगला है, किस नृत्य का नाम कुचिलपुर गांव के नाम पर रखा गया है। तो साथियों प्रश्न है कि किस नृत्य का नाम, कौन सा गांव है? कुचिलपुर गांव, इसके नाम पर रखा गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी नृत्य। तो जो हमारा एक शास्त्रीय संगीत है कुचिपुड़ी नृत्य, इसका नाम किस गांव के रखा गया है? तो कुचिलपुर गांव के ऊपर रखा गया है। और किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो हमारे AP का। किसका? AP बोले तो आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य हमारा कुचिपुड़ी, और कुचिलपुर गांव पर के ऊपर इसका नाम रखा गया है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक सांद्रता किस गैस की होती है। सांद्रता का मतलब है साथियों
कि सबसे ज़्यादा ये गैस वायुमंडल में पाई जाती है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक सांद्रता किस गैस की है, तो वो है हमारे नाइट्रोजन की। कितनी? नाइट्रोजन की लगभग 78%। कितना? लगभग 78% हमारे वायुमंडल में किसकी? ऑक्सीजन की मात्रा है। 71% तो जल की मात्रा है ना, थोड़ा कंफ्यूज हो गया हमें। तो वायुमंडल में सर्वाधिक सांद्रता किस गैस की है, तो नाइट्रोजन की है 78%। अगला प्रश्न है, फास्टैग को किस वर्ष संपूर्ण भारत के लिए अनिवार्य कर दिया गया है? तो साथियों 2019 से भारत में फास्टैग को अनिवार्य कर दिया होगा। आपने देखा होगा फोर व्हीलर में ऐसी चिप लगी रहती है, उससे ऑटोमेटिक टोल कट जाता है खाते से। तो फास्टैग को किस वर्ष संपूर्ण भारत के लिए अनिवार्य कर दिया गया? तो 2019 में इसको अनिवार्य कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी? तो रिपीट हो गया है। तो साथियों हमारी नाइट्रोजन ही है, लगभग 78% है ना, ये रिपीट हो गया। हमने यहाँ अच्छे से इसको डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? किसका? तो जो हमारी चार मीनार है उसका निर्माण किसने करवाया था, जो कि हैदराबाद में। तो इसका निर्माण करवाया था कुली कुतुब शाह ने। किसने? कुली कुतुब शाह ने इसका निर्माण करवाया था चार मीनार का। अगला प्रश्न हमारा, 1 नैनो सेकंड क्या है? 1 नैनो सेकंड किसके बराबर है? तो साथियों जो ये प्रश्न इस प्रकार से है कि 1 नैनो सेकंड का कौन सा वह हिस्सा 1 सेकंड के बराबर होता है? क्या है कि 1 नैनो सेकंड का कौन सा हिस्सा 1 सेकंड के बराबर होता है? तो साथियों वो होता है 1 अरबवा हिस्सा। क्या होता है? 1 अरबवा हिस्सा 1 सेकंड का 1 नैनो सेकंड के बराबर होता है। और इसको हम इसमें देखें तो आएगा 10 की घात -9। क्या आएगा? 10 की घात -9। और सेम प्रश्न पटवारी में भी आया था, ये सेम टू सेम प्रश्न यहाँ पर इन्होंने वन रक्षक और जेल प्रहरी में पूछ लिया है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 10 की घात -9। अगला प्रश्न है, UNFCCC के COP27 सम्मेलन की मेजबानी 2022 में किस देश द्वारा की गई है? तो वो करी गई है मिस्र गैस देश द्वारा। किसको? मिस्र। साथियों इसको इंग्लिश में इजिप्ट बोलते हैं। किस क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इजिप्ट। तो आप इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना, इजिप्ट ये मैं लिख देता हूँ, ये लो। तो UNFCCC के COP27 सम्मेलन की मेजबानी 2022 में किस देश द्वारा करी गई है? तो करी गई है हमारे मिस्र देश द्वारा, जिसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं इजिप्ट। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रति सेकंड दोलन की संख्या को क्या कहते हैं? क्या है प्रश्न कि प्रति सेकंड दोलन की संख्या को क्या कहते हैं? तो उसको साथियों हम आवृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। और आवृत्ति को हम काय में नापते हैं? उसको नापते हैं हम हर्ट्ज में। काय में? हर्ट्ज में, है ना। तो इसका जो इकाई नापने की हो जाएगी हर्ट्ज, और प्रति सेकंड दोलन की संख्या क्या है? वो है आवृत्ति। अगला प्रश्न है, 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के समय किस भाग को इसमें शामिल नहीं किया गया था? तो साथियों वो था हमारा मुंबई। क्या था? मुंबई को हमने शामिल नहीं किया था। और ये MPGK का इस दिन का पहला क्वेश्चन है 25वें मई का। तो MPGK का वेटेज पहले दिन तो थोड़ा कम लग रहा है, बाकी हम देखते हैं आगे। होप कि MPGK अच्छे से परीक्षा में पूछा जाए आप सभी से। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का, गुण सूत्र की खोज किसने करी थी? तो साथियों वो करी है कार्ल विल्हेम वॉन नेगेली ने। किसने? कार्ल विल्हेम वॉन वेगोली ने गुण सूत्र की खोज करी है। और गुण सूत्र को बाद में क्या नाम दे दिया गया? तो क्रोमोसोम दे दिया गया। क्या क्या दे दिया? क्रोमोसोम। और ईयर पूछ ले तो 1842 है ना। 1842 में हमने गुण सूत्र की खोज करी थी। इसको बाद में क्रोमोसोम का नाम दे दिया गया। और खोज करने वाले महाशय कौन थे? तो वो थे कार्ल विल्हेम वॉन नेगेली। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितमानस किसकी रचना है? क्या है कि उत्तर रामचरितमानस किसकी रचना है? तो वह है भवभूति की। इसकी भवभूति की रचना है हमारी उत्तर रामचरितमानस, यानी कि किताब और उसके रचयिता से प्रश्न भी लगातार परीक्षा में आ रहा है। फिर अगला है हमारा, आणविक आकर्षण किस अवस्था में मजबूत होता है? क्या है प्रश्न कि जो आणविक आकर्षण होता है वो किस अवस्था में मजबूत होता है? तो साथियों वो ठोस की अवस्था में मजबूत होता है। किसकी? ठोस की अवस्था में मजबूत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा की सदस्यता के रूप में मनोनीत होने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी? तो वो थी नरगिस। कौन थी? नरगिस। और महिला के अभिनय हमने देख लिया, जो हमारी अरुणडेल थी उनको सबसे पहले महिला मनोनीत किया गया था। लेकिन सर्वप्रथम महिला अभिनेत्री किसको मनोनीत किया गया था राज्यसभा में? तो नरगिस जी को किया गया था। फिर अगला है हमारा, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो साथियों वो है हीरा। क्या है? हीरा। अगर आपसे अभिनेत्री पूछे ना तो हमारा नरगिस बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और सिर्फ वो पूछे कि राज्यसभा में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी? तो थी रुक्मणी देवी अरुणडेल, है ना। तो ये हमारा इन दोनों में आप कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना रखें। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो वो है हमारा हीरा। क्या है? हीरा। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई समूह दक्षिण जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दक्षिण एशियाई समूह दक्षिण समूह में कितने सदस्य देश हैं? तो वो है 8 टोटल। कितने टोटल? इसमें हमारे 8 सदस्य देश हैं। 8 सदस्य देश इसमें हो जाएंगे। कौन कौन से हैं? तो हमारा भारत हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव्स और बांग्लादेश। ये हमारे दक्षिण एशियाई समूह में शामिल होने वाले देश हैं। साथियों अब कुछ क्वेश्चंस हमारे ऐसे हैं जिनको मैं स्लाइड पर नहीं बना पाया था, तो मैंने उनको डायरेक्ट कॉपी में लिख कर आप सभी के लिए लेकर आ गया। तो साथियों आप ऐसा ना देखें कि राइटिंग खराब है या कॉपी में है। हमारा मकसद सिर्फ आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उपलब्ध करवाना है। बाकी राइटिंग से आपको क्या करना मैं आपको वैसे ही बोलकर बता दूंगा। आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो पढ़ के बता ही रहा हूँ।
तो आप बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि मास्टर ने कुछ गलती कर दी है, ऐसे कॉपी पे लिख दिया है, तो ऐसा नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ आपको अधिक से अधिक प्रश्न उपलब्ध करवाना है, बाकी और हमारा कोई मकसद नहीं है। तो आप भी हमारे साथ बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। अगर अच्छा लगे आपको तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि डेली एग्जाम एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आएंगे जब तक एग्जाम चलता रहे। और आपने वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि उनको पता चले कि इस चैनल पर इस प्रकार का कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो साथियों, हमारा एक और प्रश्न है इंपोर्टेंट कि मानव शरीर में अंतः और बाह्य स्त्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करती है। तो साथियों, हमारे मनुष्य के शरीर में एक ऐसी ग्रंथि ग्लैंड है जो अंत स्त्रावी और बहिः स्त्रावी दोनों प्रकार से कार्य करती है। तो कौन सी है? तो है हमारी अग्नाशय। कौन सी? अग्नाशय बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, अग्नाशय बिल्कुल राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आसियान की स्थापना कहाँ पर हुई थी साथियों? तो जो हमारे आसियान देश है जिसमें संख्या कितनी है? 10 है, तो इनकी स्थापना बैंकॉक में हुई थी। कहाँ पर? बैंकॉक में हुई थी, जो कि हमारे थाईलैंड देश में पड़ता है। कहाँ पर? थाईलैंड देश में पड़ता है, बैंकॉक। और कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 को। कब? 8 अगस्त 1967 को। फिर अगला प्रश्न हमारा, प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? तो हमारा राइबोसोम करता है। कौन करता है? प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम करता है। अगला प्रश्न परीक्षा में पूछा गया आपसे, WTO की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वो है ओकोंजी इवेला। कौन है? नागोमी ओकोंजी इवेला इनका पूरा नाम है, नागोमी ओकोंजी इवेला है ना, ये मैं लिख देता हूँ। तो WTO की वर्तमान अध्यक्ष हो जाएगी नागोमी ओकोंजी इवेला। फिर साथियों, एक प्रश्न आपसे हिंदी का हमारे बाहर निकल कर आया है कि राष्ट्रपति में कौन सा समास होता है? किसमें? राष्ट्रपिता है कि राष्ट्रपिता में कौन सा समास होता है? तो ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि राष्ट्रपिता में कौन सा समास होता है। फिर एक अलंकार से प्रश्न आया, पीपर पात सरित मन डोला में कौन सा अलंकार है? किसमें? पीपर पात सरित मन डोला में कौन सा अलंकार? ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम। फिर साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1956 में मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले थे? तो होते हैं 43। कितने? जब हमारा मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1956 में, तो उस समय हमारे पास कितने जिले थे? तो होते हैं 43 जिले। अगला प्रश्न है, तराई हाथी अभ्यारण्य किस राज्य में बनाया गया है? तो बनाया गया है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? ये उत्तर प्रदेश बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तराई हाथी अभ्यारण्य किस राज्य में बनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में बनाया गया है। अगला प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है? तो वो है H2SO4। क्या है? यहाँ लिख देता हूँ मैं, H2SO4। ये सल्फ्यूरिक अम्ल का हमारा फार्मूला है, तो ये आपसे परीक्षा में पूछा गया है। अगला है, भ्रष्टाचार सूची में सबसे भ्रष्ट देश कौन सा है? तो साथियों, हाल ही में भ्रष्टाचार करप्शन इंडेक्स जारी हुआ है, तो उसमें सबसे भ्रष्ट देश कौन सा है? तो उसमें साथियों एक तो हमारा सोमालिया देश है और एक है सूडान देश। कौन सा? एक सोमालिया है और एक सूडान है। अगला प्रश्न है, मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कहाँ पर करवाया था? तो करवाया था आगरा में। कहाँ पर? आगरा में। तो मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कहाँ करवाया था? आगरा में करवाया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2019 का मालदीव का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान इज्जुद्दीन, उसका नाम क्या है? निशान इज्जुद्दीन से किसको सम्मानित किया गया था? तो साथियों, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया था। तो फिर से रिपीट कर दूं कि 2019 का मालदीव का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान इज्जुद्दीन से किसको सम्मानित किया गया? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया था। तो साथियों, 26 मई का एग्जाम एनालिसिस देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस किस प्रकार से आज बाहर निकल कर आ पाए। और 26 मई का भी पूरा एग्जाम पैटर्न पर ही आधारित रहा, यानी कि हिंदी से भी 20, इंग्लिश से 20, इसी प्रकार पूरा पैटर्न पर आधारित प्रश्न रहा। हालांकि MPJ के क्वेश्चंस कम आए थे, लेकिन पेपर का लेवल बढ़िया था। तो साथियों, आप ऐसा ना समझे कि क्वेश्चंस मैंने ऐसे रफ में लिखे हैं, क्योंकि साथियों मेरा मकसद यही है कि बस आपको ज़्यादा क्वेश्चन में उपलब्ध करवा पाऊँ। मेरे पास क्या है, PDF या स्लाइड बनाने की सुविधा नहीं है, इसलिए मैं इनको डायरेक्ट पेन से कॉपी में लिख लेता हूँ, फिर उनको फोटो खींच के स्लाइड बनाकर आपके लिए प्रस्तुत कर देता हूँ। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे कि कुछ इस प्रकार का है। हमारे साथियों, कंटेंट में कोई कमी नहीं है, एफर्ट में कोई कमी नहीं है, इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। सारे प्रश्न बिल्कुल आपको ऑथेंटिक ही देखने को मिलेंगे। तो साथियों, चलिए हम 26 मई का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये साथियों कि एम्बुलेंस सेवा कहाँ से ली गई? यूँ कहें कि जो हमारे भारत देश में एम्बुलेंस सेवा है, ये कहाँ से ली गई कि हमारे देश में नागरिकों के लिए एम्बुलेंस वगैरह होनी चाहिए। तो हमने एम्बुलेंस सेवा किस देश से ली है? तो साथियों, ये हमने ली है स्पेन से। कहाँ से? स्पेन से। तो स्पेन बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोहरी सरकार प्रणाली कहाँ से ली गई है? किस प्रकार की दोहरी सरकार प्रणाली कहाँ से ली गई? तो साथियों, हमने ली है ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से। जैसा कि आप सभी को पता होगा, ब्रिटेन में दोहरी सरकार प्रणाली चलती है, तो हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। अगला प्रश्न है हमारा, IMF जिसको हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी बोल देते हैं, तो IMF में कितने सदस्य देश हैं? तो वो है 190। कितने? टोटल 190 देश हैं। तो IMF में कितने सदस्य हो जाएंगे हमारे? 190 देश। तो साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है, दल बदल संबंधी प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में है? तो जो हमारा संविधान है उसकी किस अनुसूची के अंदर हमने दल बदल संबंधी कानून या प्रावधान को रखा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुसूची 10। तो साथियों, जो हमारी अनुसूची 10वीं है उसमें हमने दल बदल संबंधी प्रावधान रखे हैं, और इसको हमने किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो वो है हमारा 52वां संविधान संशोधन। कौन सा? 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंतर्गत हमने 10वीं अनुसूची में दल बदल का प्रावधान जोड़ा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दल बदल संबंधी प्रावधान, ये भी हमने देख लिया है 10वीं अनुसूची में। अगला है फेस्टिवल इनोवेशन 2023 का शुभारंभ किसने किया है, तो ये हमारे करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि फेस्टिवल इनोवेशन 2023 का शुभारंभ किसने किया है, तो हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। तो फेस्टिवल इनोवेशन 2023 का शुभारंभ किसने किया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। अगला प्रश्न है कृत्रिम मिठास के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो साथियों अगर हमें कृत्रिम मिठास चाहिए तो हम किसका उपयोग करते हैं, तो करते हैं हम एलिटेम नामक शर्करा का। ये जो कि अम्लिक शर्करा है तो इसका साथियों हम इस्तेमाल करते हैं किसका, एलिटेम का। और ये कितनी मीठी होती है, तो जो हमारी जो नॉर्मल शक्कर होती है उससे 2000 गुना ज़्यादा मीठी होती है। कितनी, 2000 गुना मीठी होती है। तो आप अनुमान लगा लीजिए कि एलिटेम कितनी खतरनाक मिठास वाली कृत्रिम शर्करा है। फिर साथियों अगला प्रश्न आपसे ग्रेव्स रोग हार्मोन से संबंधित प्रश्न पूछा था। ये पूरा प्रश्न स्पष्ट नहीं आ पाया, लेकिन ग्रेव्स रोग यानी कि आप यूँ समझ लीजिए कि हार्मोन से जुड़ा हुआ प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो कि प्रश्न इस प्रकार से आएगा कि ग्रेव्स रोग किस प्रकार के हार्मोन से होता है। तो अगर ये आपको कंप्लीट पता है तो आप मुझे कमेंट जरूर कर दें इसका, तो मैं आपका कमेंट पिन कर दूंगा, तो बाकी साथी भी हमारा देख लें। अगली स्लाइड को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों हमारा है अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो हुआ था हमारे ग्वालियर में। कहाँ पर, ग्वालियर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म स्थान क्या है, वो है ग्वालियर। अगला प्रश्न है ओजोन परत किस मंडल में स्थित है, कौन सी परत, जो हमारी ओजोन परत है जो सीएफसी के कारण नष्ट हो जाती है, तो ओजोन परत किस मंडल में स्थित है, तो हमारे समताप मंडल में है। कहाँ पर, समताप मंडल, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है एपेक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो है हमारे सिंगापुर में। कहाँ पर, एपेक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो है सिंगापुर में। फिर साथियों एक बौद्ध संगति से प्रश्न आया कि प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे। कुछ इस प्रकार का प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे महाकश्यप। कौन थे, महाकश्यप। और जो प्रथम बौद्ध संगति है वो कहाँ पर हुई थी, तो हुई थी राजगृह में। कहाँ पर हुई थी, राजगृह में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। चलिए अगली स्लाइड को बढ़ते हैं हम। अगला हमारा क्वेश्चन है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो साथियों वो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिनको हम चाचा नेहरू भी बोल देते हैं। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो वो थे भोगराजू पट्टाभी सीतारमैया। कौन थे, तो मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो भोगराजू या भोगराज पट्टाभी सीतारमैया जी हमारे मध्य प्रदेश के पहले गवर्नर थे। फिर अगला प्रश्न है बाघ की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, कौन सी गुफाएं, तो बाघ की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं, तो हमारे धार जिले में। कहाँ पर, धार जिले में। और नदी पूछ ले तो माही नदी। कौन सी, कि बाघ की गुफाएं किस नदी किनारे, तो हमारी माही नदी के किनारे पर हैं। और माही नदी करके ठग 2 बार काटती हैं। तो बाघ की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, तो वो धार जिले में स्थित है। फिर साथियों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वन इंडियन गर्ल किसकी पुस्तक है, तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार 25 मई में उत्तर रामचरितमानस जो कि भवभूति जी ने लिखी थी उससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न आया था, तो सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी आ गया है कि वन इंडियन गर्ल पुस्तक किसकी है, तो वो है हमारे चेतन भगत जी की। यानी कि पुस्तक और उनके लेखक इंपॉर्टेंट चैप्टर इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे वो जल्द, ताकि आपको जैसे हमने पटवारी में किया था ऐसे करना पड़ेगा, ताकि आपको परीक्षा में आसानी हो और आप अच्छे नंबर ले पाए पैटर्न के आधार पर। फिर साथियों अगला प्रश्न है हमारा T20 प्लेयर ऑफ द ईयर, यानी कि 2022 की हम बात कर रहे हैं। T20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया था, तो सूर्य कुमार यादव को चुना गया था। किसको, सूर्य कुमार यादव को। फिर अगला प्रश्न है हमारा 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। जैसे 25 मई को इन्होंने पूछा था कि मालदीव का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने जो इज्जत हुआ वो किसको मिला था, तो हमारे नरेंद्र मोदी जी को मिला था। इस प्रकार से क्वेश्चंस पुरस्कार और सम्मान से प्रश्न में आ रहे हैं। तो 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है, वो मिला है अमिताभ घोष को। किसको, अमिताभ घोष को 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला हमारा भारत में रेलवे के जनक कौन है, क्या है प्रश्न कि हमारे भारत में रेलवे के जनक कौन है, तो वो है लॉर्ड डलहौजी। क्या है, लॉर्ड डलहौजी भारत में रेलवे के जनक है। और सबसे पहले ट्रेन कहाँ चली थी, ठाणे से मुंबई के बीच में चली थी। तो फादर ऑफ इंडियन रेलवे किसको बोला जाता है, तो डलहौजी को बोला जाता है। फिर अगला प्रश्न है स्पाइडरमैन, आयरन मैन जैसे काल्पनिक पात्रों को किसने बनाया है। साथियों आपने मूवी वगैरह देखी होगी, स्पाइडरमैन, आयरन मैन, हल्क वगैरह ऐसा कुछ रहते हैं वो। तो जो काल्पनिक पात्र हैं उनको किसने बनाया है, तो उनको बनाया है स्टैनली नामक व्यक्ति ने। किसने, स्टैनली नामक व्यक्ति ने। स्पाइडरमैन, आयरन मैन, हल्क मैन, बैटमैन इनको बनाया है स्टैनली, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है स्टेनलेस स्टील किससे बना होता है। क्या है कि जो हमारा स्टेनलेस स्टील होता है ये किससे बना होता है, तो साथियों ये मिश्र धातु है लोहा, निकिल और क्रोमियम। तो इनका निश्चित अनुपात में इनको मिला जाता है किसको, लोहा, निकिल और क्रोमियम को, तब जाके एसएस हमारा स्टेनलेस स्टील बनता है। तो प्रश्न रिपीट कर दूं कि स्टेनलेस स्टील किससे बना हुआ है, तो लोहा, निकिल और क्रोमियम से मिलकर हमारा स्टेनलेस स्टील बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश का पोशाक क्या है। क्या है प्रश्न कि आंध्र प्रदेश का पोशाक क्या है। तो साथियों 25 मई को भी आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ प्रश्न आया था और 26 मई को भी आ गया कि आंध्र प्रदेश का पोशाक क्या है, तो वह धोती कुर्ता। क्या है, धोती कुर्ता, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर
हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? क्या है कि पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? तो वो हमारा 71%। कितना है? 71%। जैसे कल प्रश्न आया था कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो हमारी नाइट्रोजन है, जो कि लगभग 78% है। ऐसा ही आज प्रश्न आया है कि पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? तो वह हमारा 71% भाग। बाकी 29% भाग हमारा महाद्वीप है और 71% भाग हमारा महासागर है। फिर अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश संबंधित नृत्य कुचिपुड़ी पूछा गया था। तो साथियों शायद ये 25 में और 26 में दोनों में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चंस। तो आंध्र प्रदेश संबंधित नृत्य कौन सा है? वो है कुचिपुड़ी, जिसका कुचिलपुर गांव के ऊपर ही नाम पड़ा है। फिर अगला क्वेश्चन है साथियों, समर्थ योजना किसने प्रारंभ की? कुछ इस प्रकार प्रश्न था शायद ये कि समर्थ योजना किसने प्रारंभ करी? तो वो करी है श्री नरेंद्र मोदी जी ने। किसने? श्री नरेंद्र मोदी जी ने समर्थ योजना का शुभारंभ किया है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, प्रस्तावना का उल्लेख किस संविधान में किया गया है? साथियों प्रश्न इस प्रकार से होगा कि सर्वप्रथम प्रस्तावना का उल्लेख किस देश के संविधान में किया गया हो? कुछ ऐसा प्रश्न होगा ये। फिर से रिपीट कर दूं कि सर्वप्रथम प्रस्तावना का उल्लेख किस देश के संविधान में किया गया है? तो वो किया गया है अमेरिका में। किसमें? अमेरिका देश के संविधान में किया गया है। या ऐसा भी हो सकता है ये प्रश्न कि प्रस्तावना का उल्लेख हमारे संविधान में किस देश से लिया गया है? तो वो भी अमेरिका से लिया गया है। तो अमेरिका बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 338 से संबंधित प्रश्न आया था। तो साथियों जो हमारा आर्टिकल 338 है उससे संबंधित कुछ प्रश्न आया था। अगर आपको अच्छे से बताओ तो कमेंट में जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, मरुस्थल विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? क्या है कि हमारा जो मरुस्थल है डेजर्ट, इसका विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 1977-1978 में मरुस्थल विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, टेड्रोस अधोरनोम किसके अध्यक्ष हैं? तो साथियों ये भी करंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न है, क्योंकि जो हमारे डॉक्टर टेड्रोस अधोरनोम है ये हाल ही में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष बने हैं और इनका दूसरा कार्यकाल है। क्या है? दूसरा कार्यकाल है। इसके पहले भी ये WHO के अध्यक्ष थे और अब वर्तमान में फिर से टेड्रोस अधोरनोम हमारे WHO के अध्यक्ष बन चुके हैं। और विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष हम कब मनाते हैं? 7 अप्रैल के दिन मनाते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा में पूछे गए। क्वेश्चन है, WTO की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो साथियों ये प्रश्न रिपीट हो गया है। ये आपसे 25 मई को पूछा है और 26 मई को भी एज इट इज इन्होंने इसको डबल पूछ लिया है कि WTO की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वह है नकोंजी ओकोंजी इलावा। एक क्या है? ओकोंजी इवेला। कौन है? नकोजी ओकोंजी इवेला इनका पूरा नाम है। तो WTO की वर्तमान अध्यक्ष हैं हमारी ओकोंजो इवेला जी। फिर अगला प्रश्न है, ग्वालियर बाग किससे संबंधित है? क्या है प्रश्न हमारा कि ग्वालियर बाग किससे संबंधित है? तो साथियों ये हमारे माधवराव सिंधिया जी से संबंधित है, जो कि एक सिंधिया वंश के राजा थे। तो ग्वालियर और हमारे देश के सांसद भी रह चुके हैं। तो ग्वालियर बाग किससे संबंधित है? तो हमारे माधवराव सिंधिया जी से संबंधित है। और वर्तमान में इनके जो पुत्र है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, वो भारत सरकार में मंत्री है, नागरिक उड्डयन मंत्री। तो ग्वालियर बाग का संबंध किससे हो जाएगा? हमारे माधवराव सिंधिया जी से। फिर अगला प्रश्न है, 8 सितंबर 2022 में पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहां पर आयोजित की गई? इस प्रकार प्रश्न है कि 8 सितंबर 2022 को जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं उनकी बैठक कहां पर आयोजित की गई? तो गुजरात में आयोजित की गई है। कहां पर? गुजरात बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, अंबेडकर जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किस राज्य ने लिया है? क्या है कि जो हमारी अंबेडकर जयंती जो कि 14 अप्रैल को मनाते हैं, 14 अप्रैल, तो इसको समानता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किस राज्य ने लिया है? तो हमारे तमिलनाडु राज्य ने लिया है। किसने? तमिलनाडु राज्य ने। अगला प्रश्न साथियों हमारा, इंजन के ईंधन विस्फोट मापने की दर क्या है? क्या है प्रश्न कि जो हमारे इंजन में ईंधन विस्फोट होता है उसको मापने की दर या उसको मापने की इकाई क्या है? तो वो है ऑक्टेन। क्या है? ऑक्टेन। तो इंजन के ईंधन विस्फोट मापने की दर या मापने की इकाई क्या है? वो हो जाएगी हमारी ऑक्टेन। बिल्कुल राइट आंसर है। ये आपका बिना समय बर्बाद किए अब हम शुरू करेंगे आज का हमारा महत्वपूर्ण एग्जाम एनालिसिस। तो साथियों सबसे पहले हम 27 मई का एग्जाम एनालिसिस देखने वाले हैं, फिर हम देखेंगे इसके बाद 28 मई का। और साथियों मैं डेली आपके लिए इसी फॉर्मेट में वीडियो लाने वाला हूं, क्योंकि मेरे पास PDF वगैरह बनाने की व्यवस्था है, सुविधा नहीं है, तो इसलिए मैं सिंपल अपनी रफ कॉपी पे लिख लेता हूं, फिर वहां से फोटो क्लिक करके आपके लिए ऐसे लाता हूं। हमारा मकसद है बस आपको क्वेश्चंस उपलब्ध करवाना है ना, आपको बस क्वेश्चंस पहुंच जाए आपके एग्जाम में, आपको 1 से 2 नंबर हमारी वजह से बढ़ जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो बस आप इस पर कंटेंट पे ध्यान दें, इस आप PDF वगैरह पे ध्यान नहीं दें, किसी काली कॉपी में वीडियो बनाया, बाकी कंटेंट हमारा 1 नंबर है ना। तो आज का साथियों पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था 27 मई को कि बीबी का मकबरा किसके नाम पर बनाया गया है? क्या है कि बीबी का मकबरा किसके नाम पर बनाया गया है? तो बनाया गया है राबिया उद दौरानी। किसके नाम पर बनाया गया है? राबिया उद दौरानी के नाम पर।
और साथियों रिपीटेड क्वेश्चन है क्योंकि ये 26 मई को भी पूछा गया था। उस समय ऐसा पूछा गया था कि बीबी के मकबरे को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो काले ताजमहल के नाम से जाना जाता है। और आज प्रश्न पूछ लिया कि बीबी का मकबरा किसके नाम पर बनाया गया है, तो राबिया उद दौरानी के नाम पर बनाया गया है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया सबसे ज्यादा स्मॉग वाली सिटी कौन सी है, यानी कि सबसे ज्यादा धुंध और कोहरे वाली सिटी कौन सी, इस प्रकार प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर है कोलकाता। क्या है? कोलकाता, क्योंकि वो 12 महीने ऐसा रहता है। बाकी दिल्ली में सिर्फ 3 से 4 महीने प्रॉब्लम होती है, लेकिन कोलकाता हमेशा प्रॉब्लम बनी रहती है। तो सबसे ज्यादा स्मॉग वाली सिटी कौन सी हो जाएगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कोलकाता। फिर अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा डाकघर कौन सा है, सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस हमारा भारत का कौन सा है, तो वो है मुंबई का। कहाँ का? मुंबई। नेक्स्ट आपसे पूछा गया वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है, तो हमारी पाई जाती है नाइट्रोजन N2, है ना। और ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ये 25 मई के दिन पूछा गया था। कब? 25 मई के दिन आपसे पूछा गया था, फिर से आ गया कि वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है, तो हमारा राइट आंसर रहेगा नाइट्रोजन। और थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो जाता है क्योंकि साथियों प्रश्न आते हैं, फिर उनका आंसर भी हमें ढूंढना पड़ते हैं। बहुत सारे वीडियो का आंसर इजीली मिल जाते हैं, लेकिन बहुत सारे जो क्वेश्चन आते हैं उनके आंसर नहीं मिलते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डीप में पूछे जाते हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न है कार्बन का अप्रूप कौन सा है, तो साथियों इसका करेक्ट आंसर रहेगा फुलेरिन, जो कि विकल्प के अनुसार था। बाकी आप सभी को पता होगा कि कार्बन के बहुत सारे अप्रूप हैं, जैसे कि हमारा कोयला है, हीरा है ना। बाकी एक फुलेरिन भी उसका अप्रूप है, एक ग्रेफाइट भी है। तो कार्बन का अप्रूप कौन सा है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फुलेरिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चमगादड़ कौन सी तरंगों का प्रयोग करते हैं, तो साथियों चमगादड़ पराध्वनिक तरंगों का इस्तेमाल करते हैं। किसका? पराध्वनिक तरंगों का। और इसी के माध्यम से नेविगेट करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ते हैं और शिकार की खोज करते हैं। तो चमगादड़ कौन सी तरंगों का प्रयोग करते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा पराध्वनिक तरंगे। फिर साथियों अगला आपसे प्रश्न अनुच्छेद 330 से संबंधित पूछा गया था कि अनुच्छेद 330 में किसका उल्लेख किया गया है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा की सीटों का आवंटन इसमें किया गया है। तो जो हमारा अनुच्छेद 330 है इसके अंदर साथियों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की उनकी जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में सीटों का आवंटन होगा, कुछ इस प्रकार की बात को बताया गया है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, तो जैसे हमारे डिफेंस के सेक्टर में परमवीर चक्र है, ऐसे ही जो सिविलियन सेक्टर है हमारा वहां पर सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, तो वो है भारत रत्न। क्या है? भारत रत्न बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी शुरुआत कब से करी हमने? 1954 से इसकी शुरुआत की गई है भारत रत्न की। इससे जुड़ा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि खेल के मात्र में साथियों अभी तक सिर्फ एक ही व्यक्ति सचिन तेंदुलकर जी को ही भारत रत्न मिला है। ये प्रश्न पहले पूछ लिया है तो इसलिए आपको बता दूं। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हो जाएगा हमारा भारत रत्न। इसकी शुरुआत कब से हुई है? 1954 से। फिर अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा पॉलिटी से है कि संविधान का मेग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है, तो कौन सा? मेग्ना कार्टा। संविधान का मेग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है, तो साथियों उसको जो हमारा भाग 3 है संविधान का पार्ट 3 भाग 3 उसको बोला जाता है मेग्ना कार्टा, जिसमें अनुच्छेद 12 से लगाकर 35 तक है। कितने? जो हमारा भाग 3 है संविधान का, इसमें अनुच्छेद 12 से लगाकर 35 है और इसके हमारे भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा भी कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न हमारा MPGK से पूछा गया कि पातालकोट में कौन सी जनजाति निवास करती है, तो साथियों पातालकोट किस जिले में पड़ता है, तो हमारे छिंदवाड़ा जिले में पड़ता है। कहाँ पर? ये यहाँ लिखने में नहीं आएगा, छिंदवाड़ा जिले में पड़ता है। और यहाँ पर कौन सी जनजाति निवास करती है, तो साथियों वो करती है गोंड जनजाति। कौन सी? गोंड जनजाति। पातालकोट में लगभग 90% जो जनजाति है वो गोंड ही निवास करती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पातालकोट में कौन सी जनजाति निवास करती है? गोंड जनजाति। साथियों हमारा अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय जिसको हम हाईकोर्ट बोल देते हैं, हाईकोर्ट SC। तो उच्च न्यायालय का वर्णन किन अनुच्छेद में किया गया है, या प्रश्न इस प्रकार से होगा कि अनुच्छेद का वर्णन किससे लगाकर कहाँ तक के अनुच्छेद में किया गया है, मतलब कितने आर्टिकल ऐसे संविधान जिनमें उच्च न्यायालय का वर्णन है, तो साथियों वो है हमारे अनुच्छेद 214 से लगाकर 231 तक। क्या है? कहाँ से कहाँ तक उच्च न्यायालय का वर्णन संविधान में कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 214 से लगाकर 231 तक किया गया है। बिल्कुल हमारा राइट आंसर रहेगा। फिर अगला हमारा करंट से जुड़ा प्रश्न है कि IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की नई CFO कौन बनी है, तो साथियों वो बनी है गीता गोपीनाथ। कौन बनी है? गीता गोपीनाथ। इसके पहले ये IMF की क्या थी? मुख्य अर्थशास्त्री थी। क्या थी? मुख्य अर्थशास्त्री थी। और वर्तमान में इनको CFO बना दिया गया है। करंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न है। और नेक्स्ट भी हमारा करंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा गया कि विश्व बैंक के CEO नियुक्त कौन किए गए हैं, तो साथियों वो किए गए हैं अजय बंगा। ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं, तो इनको विश्व बैंक का CEO नियुक्त किया गया है। और ये विश्व बैंक के CEO बनने से पहले किसके CEO थे? मास्टर कार्ड के CEO थे। किसके? ये भी अमेरिकी कंपनी है, तो उसके पहले मास्टर कार्ड के CEO थे, वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के CEO बन गए हैं। तो दोनों हमारे करंट से जुड़े हुए प्रश्न पूछे गए थे। फिर साथियों अगला प्रश्न हमसे पूछा गया MPGK से ही कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा बनाता है, तो साथियों इसका करेक्ट आंसर रहेगा रीवा, जो कि विकल्प के अनुसार था। बाकी बहुत सारे जिले हमारे हैं जो उत्तर प्रदेश का सीमा बनाते हैं, लेकिन ऑप्शन के अनुसार हमारा रीवा बिल्कुल करेक्ट आंसर था। चलिए हम वो जिले देख लेते हैं। तो साथियों सिंगरौली, निवाड़ी, भिंड, छतरपुर, पन्ना, सतना,
गुना, ग्वालियर, दतिया, सीधी, सागर, रीवा। तो ये सभी जिले हमारी उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा कर रहे हैं और टोटल मध्य प्रदेश 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र के साथ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। तो साथियों अब हम देखने वाले हैं 28 मई का। तो 27 मई तक का हमने कंप्लीट देख लिया है। अब हम आज 28 मई का देखेंगे कि 28 मई से आपसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो पहला ही आपसे इसमें प्रश्न पूछा गया कि जो यूरोपियन यूनियन है जिसमें 28 देश हैं, तो यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष कौन है? तो साथियों वो है उर्सुला वान। कौन है? उर्सुला वान है, जिनको यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सालारगंज संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? क्या है प्रश्न कि सालारगंज नहीं है, सालारजंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। कहाँ पर? ये इसको हैदराबाद में हमारा कौन सा? सालारगंज संग्रहालय। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया 28 मई को कि चीनी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो साथियों चीनी उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। कौन सा है? दूसरा स्थान है। पहले नंबर पर हमारा पड़ोसी चीन है और दूसरे नंबर पर भारत देश है, हमारा प्यारा भारत। तो चीनी उत्पादन भारत का दूसरा स्थान बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? कौन सी जो हमारी गोल गुंबद है वो किस राज्य में स्थित है? तो साथियों ये कर्नाटक राज्य में। कहाँ पर? कर्नाटक राज्य में स्थित है गोल गुंबद। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साइंस का है कि ग्लूकोमा रोग का संबंध किससे है? कौन सा रोग? ग्लूकोमा रोग का संबंध किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारी आंख से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम, ये भी साइंस का है कि चंद्रमा पर संगीत बजाने पर प्रतिध्वनि किस गति से आएगी? क्या है प्रश्न कि जब हम अगर चंद्रमा पर हम जाकर डीजे वाले बाबू बजाएंगे तो प्रतिध्वनि किस गति से आएगी? क्या है कि जो हम चंद्रमा पर जाकर संगीत बजाएंगे तो जो हमारी प्रतिध्वनि किस प्रकार से आएगी? तो उसका साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिध्वनि नहीं आएगी। क्या आएगी? प्रतिध्वनि बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि चंद्रमा का अपना खुद का कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहां पर प्रतिध्वनि नहीं आएगी। अगला प्रश्न है हमारा, किसका घनत्व अधिकतम रहेगा? क्या है प्रश्न कि किसका घनत्व अधिकतम रहेगा? साथियों विकल्प के अनुसार इसका करेक्ट आंसर है जल। क्या है? जल। विकल्प अनुसार जल का घनत्व सर्वाधिक रहेगा, अधिकतम रहेगा। अगला प्रश्न है, काफी डीप में पूछा गया था कि नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई थी? किसकी? तो जो हमारा राज्यों के बीच में नर्मदा नदी का जल विवाद है उसके न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो वो 1969 में करी गई थी। कब? 1969 बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, रसोई गैस किसका मिश्रण होता है? तो साथियों ब्यूटेन और प्रोपेन का होता है। किसका? रसोई गैस किसका मिश्रण होता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न केमिस्ट्री का था हमारा, RH किसका प्रतीक होता है? क्या है जो RH है ये किसका प्रतीक होता है? तो साथियों रोडियम का होता है। किसका? रोडियम का होता है। तो आप सभी को बोलूंगा एक बार फिर कि वीडियो शेयर करके अपने दोस्तों को बता दें कि रियल जीके एनालिसिस चैनल पर डेली आपको वन रक्षक और जेल प्रहरी एग्जाम का एग्जाम एनालिसिस देखने को मिलेगा और हम सारे 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन से आपके लिए डिस्कस करते हैं, चाहे वीडियो बनाने में हम लेट हो जाएं। तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें, क्योंकि 20 जून तक आप और हम मिलकर काम करेंगे। चलिए कुछ और इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपसे पूछे गए। तो साथियों अगला प्रश्न पूछा गया, प्रतिवर्ती क्रिया पर नियंत्रण कौन करता है? किस पर? तो जितनी भी हमारी प्रतिवर्ती क्रिया होती है उन पर नियंत्रण कौन करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यह प्रतिवर्ती क्रिया पर नियंत्रण करता है। अगला प्रश्न है, वाट का मात्रक। क्या है प्रश्न कि वाट का मात्रक क्या है? तो साथियों वाट किसकी इकाई होती है? तो शक्ति की इकाई होती है। ये तो आप सभी को पता होगा, लेकिन यहाँ पर इन्होंने डीप में पूछा कि वाट का मात्रक क्या है। साथियों 1 kg मीटर स्क्वायर (S-3). क्या है? 1 kg मीटर स्क्वायर (S-3) हमारे वाट का मात्रक है। फिर अगला प्रश्न है साथियों कि जब अंग्रेजों द्वारा भारत शासन अधिनियम 1935 में लाया गया था, तो भारत शासन अधिनियम 1935 में कितनी अनुसूची और धाराएं थी? तो साथियों उस समय उसमें 321 तो धाराएं थी और टोटल 10 अनुसूचियां थी। कितनी? तो जो 1935 में भारत शासन अधिनियम लाया गया था उसमें 321 धारा थी और 10 अनुसूची थी। बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा दिवस? मौलिक कर्तव्य दिवस। तो साथियों 3 जनवरी के दिन मनाया जाता है मौलिक कर्तव्य दिवस। टोटल हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है? वो है 11, जो कि हमने कहाँ से लिए? तो हमने रशिया से लिए। तो मौलिक कर्तव्य दिवस साथियों हमारा मनाया जाता है 3 जनवरी के दिन। अगला इंपोर्टेंट है क्वेश्चन हमारा, युद्ध पर शांति की जीत को दर्शाने वाला त्योहार कौन सा है? क्या है? युद्ध पर शांति की जीत को दर्शाने वाला त्योहार कौन सा है? तो साथियों वो है कलिंग महोत्सव। ये युद्ध नहीं आएगा, यहाँ पर गलत लिख दिया मैंने। कलिंग महोत्सव क्या है साथियों? कलिंग महोत्सव, जो कि उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। कहाँ पर? उड़ीसा राज्य में। और ये
युद्ध पर शांति की जीत के लिए दर्शाया जाता है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जब सम्राट अशोक ने कलिंग का युद्ध किया तो बहुत ज़्यादा खून खराबे से उनका मन परिवर्तित हो गया था और उन्होंने शांति की राह पकड़ ली थी। तो युद्ध पर शांति की जीत को दर्शाने वाला त्यौहार कौन सा हमारा, तो वो है कलिंग महोत्सव, जो कि ओडिशा राज्य में मनाता है। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का निर्माण कब किया गया था। साथियों ये भी थोड़ा डीप में पूछ लिया इस बार, क्योंकि हर बार परीक्षा में हमने यही देखा है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, वो या उसके ज़्यादातर ये पूछ लिया था कि उसके सदस्य कौन कौन थे, लेकिन अब इस बार प्रश्न पूछ लिया कि साइमन कमीशन का गठन या इसका निर्माण कब किया गया था। साथियों वो 8 नवंबर 1927 को किया गया था और 1928 को ये भारत आ गया था, है ना। लेकिन इसका निर्माण कब हो गया था, तो इसका 8 नवंबर 1927 को इसका निर्माण हो गया था। फिर अगला प्रश्न हमारा, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन के बारे में बताया गया है। तो साथियों वो है हमारा आर्टिकल 263। क्या है, आर्टिकल 263। साथियों है ना, 27 में, 28 में, 26 में या 25 में, चारों ही दिन अनुच्छेद से जुड़े हुए प्रश्न पूछे हैं, तो आप 1-2 बार नजर मार लें अनुच्छेद पर, ताकि आपका प्रश्न बन जाए। तो जो हमारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो अनुच्छेद 263 में बताया गया है। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी मुगल सेना में कब शामिल हुआ था। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा डीप वाला प्रश्न था कि शेर शाह सूरी मुगल सेना में कब शामिल हुआ था। तो 1927 नहीं आएगा, ये आएगा 1527। क्या आएगा, 1527। ये मैंने 1927 लिख दिया जल्दबाजी में, 1527 बिल्कुल राइट आंसर है। 15 एक बार और लिख देता हूँ क्लियर आपको, 1527। तो साथियों जो हमारा शेर शाह सूरी था ये बाबर के ज़माने में ही अंग्रेजी सेना में मुगल सेना में शामिल हो गया था। फिर से शेर शाह सूरी मुगल सेना में कब शामिल हुआ था, तो 1527 बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला साथियों प्रश्न आपसे पूछा गया, कजाकिस्तान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय ने रजत पदक जीता। तो साथियों वहाँ पर 2 भारतीय थे जिन्होंने रजत पदक जीता था। अब आप ऑप्शन में देख लेना कौन सा क्या था। एक तो अमित पंघाल ने भी इसमें रजत पदक जीता था और निशा दहिया ने भी रजत पदक जीता था। तो कजाकिस्तान आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अमित पंघाल और निशा दहिया दोनों ने ही रजत पदक जीता था। फिर साथियों अगला प्रश्न है, रो की स्थापना कब की गई। तो आप सभी को पता होगा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। क्या है, जो हमारी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है रो, इसकी स्थापना कब की गई थी। तो 21 सितंबर 1968 में इसकी स्थापना करी गई थी। कब, 21 सितंबर का दिन था और वर्ष था हमारा 1968। उस समय रो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की स्थापना की गई थी। और ये भारतीय क्या है, खुफिया एजेंसी। क्या है, खुफिया एजेंसी है, जो कि IB वगैरह और जो बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसी है उनके साथ मिलकर काम करती है और बहुत बड़े ड्रग्स के भंडाफोड़, आतंकवादी हमले के इनपुट और देश में जो भी इंटरनल डिस्टर्बेंस के कार्य करते हैं उनका प्रति इनपुट पुलिस को देती है। और फिर आप सभी को पता ही इनका क्या काम है। तो रो की स्थापना 21 सितंबर 1968 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साइंस का, पौधों में हरा रंजक पाया जाता है। तो उसका नाम पूछा है शायद कि जो पौधों में हरा रंजक पाया जाता है उसका नाम क्या है। साथियों वो है क्लोरोफिल। क्या है, क्लोरोफिल। और इसी कारण हमें पौधे हरे दिखाई देते हैं, उनकी पत्ती हरी होती है, किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायु क्या है। क्या है प्रश्न कि वायु क्या है। तो साथियों वायु एक गैसों का मिश्रण है। क्या है, वायु गैसों का मिश्रण है, जिसमें बहुत सारी गैस एक निश्चित अनुपात में रहती है और मिलकर क्या बना देती है, वायु बना देती है। फिर अगला आपसे प्रश्न पूछा गया साइंस का ही, सोडा और चूना द्वारा जल की स्थायी कठोरता हटाने की विधि का नाम क्या है। फिर से रिपीट करूंगा, सोडा और चूना द्वारा जल की स्थायी कठोरता हटाने की विधि का नाम क्या है। तो साथियों वो है क्लार्क विधि। कौन सी विधि है, वो हमारी क्लार्क विधि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर साथियों अगला प्रश्न है, शौचालय के पानी का रंग कैसा होता है। थोड़ा सा अजीब ही प्रश्न लगा, या शायद हो सकता है जिसने पेपर बनाया वो हमारे विद्या बालन जी, जहाँ सोच वहाँ शौचालय से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए थे। तो शौचालय के पानी का रंग कैसा होता है। साथियों इसका करेक्ट आंसर अब भूरा हो सकता है ना, भूरा। बाकी आप देख लेना वो ऑप्शन में, इसके मैं 100% श्योर नहीं हूँ, तो भूरा राइट आंसर हो सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा पामलू, या जिसको हम झुमिंग खेती भी बोलते हैं। तो पामलू कृषि किस राज्य में की जाती है। कौन सी, जो हमारी पामलू कृषि है वो किस राज्य में की जाती है। तो वो मणिपुर राज्य में की जाती है। कहाँ पर, मणिपुर राज्य में की जाती है पामलू या झुमिंग कृषि। इस साथ मैं यूँ कहूँ आपको कि हमारे जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, असम हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, वहाँ सभी पर ही पामलू या झुमिंग कृषि की जाती है। तो ऑप्शन अनुसार हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है मणिपुर। फिर अगला प्रश्न हमारा करंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न है, निधन वाला सेक्टर जो करंट अफेयर्स में होता है, कि जो हमारे ह्यूगो लोरिस है। क्या है, ह्यूगो लोरिस, ये किस खेल से संबंधित है। तो ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। ह्यूगो लोरिस बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या रहेगा, फुटबॉल से। अगला प्रश्न है, विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है। कौन सा हमारा दिवस है ये, विश्व लीवर दिवस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 अप्रैल के दिन प्रतिवर्ष विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, तो जो हमारा लीवर है उसकी प्रति जागरूकता फैले, लोग कम से कम हानिकारक चीज़ कंज्यूम करें जिससे हमारा लीवर खराब हो। तो विश्व लीवर दिवस लीवर के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 19 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। साथियों अगला प्रश्न है हमारा,
भारत में स्टेज 4 कब शुरू किया गया? क्या है प्रश्न कि भारत में स्टेज 4 कब शुरू किया गया? तो साथियों भारत में स्टेज 4 2017 में शुरू किया गया था। क्या 2017 में इसको शुरू किया गया था और इसका पूरा नाम था भारत स्टेज 4। क्या था? भारत स्टेज 4। ये एक प्रकार की गाड़ियों के इंजन की मार्किंग थी। तो BS4 भारत में 2017 में लागू किया गया था। वर्तमान में तो BS5 और 6 भी आ गया है। फिर अगला प्रश्न हमारा जो कि हिंदी का है, हरिजन जानी प्रति अति गाड़ी सजल नयन पुल का अति बाड़ी। इसमें कौन सा रस है? एक बार रिपीट कर देता हूँ। हरिजन जानी प्रति अति गाड़ी सजल नयन पुल का अति बाड़ी। इसमें कौन सा रस साथियों? तो इसमें संयोग श्रृंगार रस है। कौन सा है? संयोग श्रृंगार रस। ये तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों सबसे पहले हम 30 मई का देखने वाले हैं। उल्टा देख रहे हैं हम, पहले 30 मई का देखेंगे फिर देखेंगे हम 29 मई का। तो 30 मई को आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन करने वाली रेखा कौन सी है? तो साथियों जो हमारा भारत और पाकिस्तान का बंटवारा है उसकी लाइन कौन सी है? तो वो है हमारी रेड क्लिफ लाइन। क्या है? रेड क्लिफ लाइन। और इसका नाम रेड क्लिफ लाइन क्यों पड़ा? क्योंकि इसका जो बंटवारा करने वाले थे जिन्होंने लाइन बनाई थी उनका नाम था सर रेड क्लिफ, है ना, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रेड क्लिफ नाम पड़ गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, पानीपत का प्रथम युद्ध किस तारीख को हुआ था? ये किन के मध्य हुआ था? कुछ इस प्रकार का प्रश्न है। तो साथियों पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। कब? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। और किन के बीच में हुआ था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहा था और बाद में उसने 1526 में मुगल वंश की स्थापना भी कर दी थी। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रूप सिंह स्टेडियम की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम की स्थापना 1978 में हुई थी। कब? 1978 में। और कहाँ पर है? तो हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। अच्छा, रूप सिंह कौन थे? साथियों हॉकी के महान खिलाड़ी या हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के भाई थे कैप्टन रूप सिंह। और इनका भी संबंध हॉकी से ही था, सिर्फ क्रिकेट स्टेडियम इनके नाम पर रखा गया है। बाकी रूप सिंह भी खुद एक हॉकी प्लेयर थे। अगला प्रश्न, संविधान सभा में संविधान को कब पेश किया गया था? तो साथियों संविधान सभा में संविधान को कब पेश किया गया? तो किया गया 21 फरवरी 1948 को। कब? 21 फरवरी 1948 के दिन जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पेश किया गया था। फिर अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस में प्रकाश का क्या कार्य होता है? तो जो हमारी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसमें प्रकाश का कार्य क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से, और जिससे पेड़ और पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी जड़ है? तो साथियों विकल्प के अनुसार करेक्ट आंसर गाजर रहेगा। बाकी बहुत सारी जड़ होती है लेकिन इस प्रश्न में विकल्प के अनुसार गाजर सही था। तो क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सी जड़ है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाजर। फिर अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो साथियों वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और ये कहाँ पर हुई थी? तो साथियों जो हमारा संसद है, जो पुरानी संसद है उसके केंद्रीय कक्ष यानी कि सेंट्रल हॉल में हुई थी। वर्तमान में तो हमारी नई संसद बन गई है। फिर अगला प्रश्न साथियों करंट में पूछा गया कि वर्तमान वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो साथियों वो है एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। कौन है? एयर मार्शल विवेक राम चौधरी या VR चौधरी। ये हमारी वर्तमान क्या है? हमारे वायुसेना अध्यक्ष हैं। अच्छा, हमारा थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो वो है मनोज पांडे, जनरल मनोज पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक फर्मी में कितने मीटर होते हैं? क्या है? एक फर्मी में कितने मीटर होते हैं? तो 10 की घात -15 मीटर। आप फिर से इसको याद रखें कि एक फर्मी में कितने मीटर होते हैं? तो 10 की घात -15 मीटर एक फर्मी में मीटर होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ये। अगला प्रश्न है, जे थॉमसन ने अपना पहला परमाणु मॉडल कब दिया था? तो हमारे जो एक साइंटिस्ट थे जे थॉमसन, इन्होंने अपना पहला परमाणु मॉडल कब दिया था? तो दिया था 1898 में। कब? 1898 में इन्होंने अपना पहला परमाणु मॉडल दिया था। अगला प्रश्न है, महालेखा नियंत्रक का कार्यकाल किस अनुच्छेद में बताया गया है? किसका? महालेखा नियंत्रक होते हैं हमारे, तो उनका जो कार्यकाल है वो किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो बताया गया है अनुच्छेद 148 में। किसमें? अनुच्छेद 148 में। और साथियों संविधान से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे वन रक्षक जेल प्रेडी में, और उसमें से अनुच्छेद को लेकर डेली 2 से 3 या 4 तक क्वेश्चन बन रहे हैं। तो अब संविधान के अनुच्छेद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छे से रिविजन कर ले। और हमारे इसके पॉलिटी से भी अच्छे खासा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो साथियों वो करता है जनरेटर। कौन करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? जनरेटर करता है। और अगर आप इंग्लिश की बात करें तो उसमें सिर्फ आप एक ही चैप्टर अधिकतर देखें, PQRS वाला। PQRS के 6-7 तक क्वेश्चन डेली आ रहे हैं PQRS, बाकी हिंदी के सभी मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं, जिससे कि समाज से भी आ रहे हैं, संधि से भी आ रहे हैं, अलंकार भी आ रहा है, रस भी आ रहा है। लेकिन इंग्लिश में मेनली PQRS आ रहा है और हिंदी में मैंने आपको बताया समास, संधि विच्छेद, अलंकार, रस, ये सब प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, जीवों का 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? तो साथियों वो दिया था RH विटेकर ने। किसने? RH विटेकर ने। तो जीवों का 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया है? तो RH विटेकर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो साथियों भांगड़ा और गिद्धा दोनों ही हमारे पंजाब राज्य के लोक नृत्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पंजाब। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था आपसे, झाबुआ या थांदला के मंदिर से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आया था, पूरा कंफर्म नहीं है, फिर से रिपीट कर दूं कि झाबुआ या थांदला के मंदिर से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, PVC का पूर्ण रूप बताइए। तो वो है साथियों पॉलीविनाइल क्लोराइड। बहुत इजी क्वेश्चन है। PVC पाइप्स जो हमारे होते हैं, तो PVC का पूर्ण रूप पूछा गया था आपसे, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड बिल्कुल राइट आंसर है। अगला इंपोर्टेंट है क्वेश्चन है हमारा, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? किसका? धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो वो है Na2CO3। क्या है? Na2CO3, ये हमारे धावन सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। और अभी मैंने 3 से 4 दिन पहले ही एक प्रमुख रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम वाला वीडियो अपलोड किया है, तो उसको आप देख लें। हालांकि वो मैंने वीडियो CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री वालों के लिए ऐसा डाल के अपलोड किया है, लेकिन आप भी उसको देख सकते हैं, उससे क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर साथियों बैंकिंग सोडे से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा गया था, ये भी पूरा तरह कन्फर्म नहीं है, तो बैंकिंग सोडे से जुड़ा हुआ प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया था। अगला प्रश्न हमारे से पूछा गया, भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वह साथियों पंजाब। देख लीजिए आप, एक ही दिन में पंजाब के 2 लोक नृत्य पूछ लिए इन्होंने 30 मई को। एक तो हमारा गिद्धा पूछ लिया और एक भांगड़ा पूछ लिया। तो भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पंजाब राज्य का। फिर अगला प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? साथियों आप बिल्कुल ट्रिक याद रखें, कीड़ा, KEDE। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो हमारी ट्रिक हो जाएगी कीड़ा, तो KEDA, ये हम वसा में घुलनशील है। और बाकी जो बचे हमारे A और C वो जल में घुलनशील है। इसमें BC जल में घुलनशील है। कीड़ा तो A तो इधर आ गया। तो जो हमारे B और C हैं वो जल में घुलनशील हैं। बाकी कीड़ा, विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D, विटामिन A वसा में घुलनशील हैं। फिर अगला प्रश्न है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर वन आएगा सुंदर, ये मैं लिखना रहेगा थोड़ा सा, ये हो गया। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पश्चिम बंगाल में। काफ़ी सुंदर राष्ट्रीय उद्यान है। और अगर मुझसे अगर कोई कहे कि आपको किस राष्ट्रीय उद्यान जाने की इच्छा है, तो मैं सुंदरवन जाना ही चूज़ करूँगा। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो हमारे पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय संकेतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो साथियों वो किया जाता है लाइकेन का। किसका? लाइकेन का। अगर किसी क्षेत्र में लाइकेन अच्छे से ग्रो हो रहा है और उसकी फिजिकल कंडीशन और मेडिकल कंडीशन ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि उस इलाके का वातावरण काफ़ी अच्छा है। लेकिन जिस इलाके में अगर लाइकेन की उपस्थिति नहीं है, तो वहाँ समझ जाइए वहाँ की जो पर्यावरण स्थिति है वो काफ़ी गड़बड़ है। इसीलिए पर्यावरण संकेतक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं हम? तो लाइकेन के पौधे का प्रयोग करते हैं पर्यावरण इंडिकेटर के रूप में। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भाप इंजन का निर्माण किसने किया है? तो वो क्या है? जेम्स वॉट ने। किसने? जेम्स वॉट ने भाप इंजन का निर्माण किया है। हमारे चैनल पर साथियों ये वीडियो उपलब्ध है, जिसमें हमने जितने भी हमारे फिजिक्स की इंपॉर्टेंट इनोवेशन हुए हैं उनका हमने एक वीडियो बनाया है, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है? जो हमारी रेडियोधर्मिता होती है इसकी इकाई क्या है? तो है बेंक्वेरेल। क्या है? हेनरी बेंक्वेरेल ने इसकी खोज करी थी, तो उसी के नाम पर हो गया है। तो रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है? वो है बेंक्वेरेल। फिर अगला प्रश्न है, 2020 में भारत की अर्थव्यवस्था वृद्धि दर कितनी थी? तो वो थी 7.7%। कितनी थी? 7.7%। हालांकि इतना पीछे का नहीं पूछना चाहिए, इनको 2022 का पूछना चाहिए था। इतना याद रह पाता है, अब 2020 का कौन याद रखेगा। तो 2020 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी थी? तो वो थी 7.7%। अगला प्रश्न है हमारा, लाडली बहन योजना में बहनों को प्रति महीने कितने रुपए मिलेंगे? तो वो हमारे 1000 रुपये प्रति माह। अभी जैसे आप सभी बताओ, हाल फिलहाल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने योजना शुरू करी है, लाडली बहन योजना। तो इसमें प्रत्येक महिला को जिनकी आयु 24 वर्ष से अधिक है और जो विवाहित है, उनको कितना? 1000 रुपये प्रति माह मिलने वाला है। अगला प्रश्न है, 1989 में किसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया था? तो साथियों जैसे हमारी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है, तो 1989 में किस स्थल को मध्य प्रदेश के
यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था, तो वो था हमारा सांची का स्तूप। क्या था? सांची का स्तूप बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत में कुल कितने बड़े बंदरगाह हैं? तो साथियों अगर भारत में टोटल बड़े बंदरगाह की बात करें तो वो टोटल 13 कितने हैं? टोटल 13 ऑपरेशनल हमारे पास बंदरगाह हैं। और हम छोटे की बात करें तो लगभग 213 बड़े हैं और 200 छोटे हैं। टोटल मिलाकर हमारे पास 213 बंदरगाह या इससे अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन बड़े बंदरगाह की बात करें तो वो है हमारा 13। और सबसे अगर व्यस्त और सबसे बड़ा बंदरगाह है तो वो हमारा मुंबई का बंदरगाह। क्या है? मुंबई का बंदरगाह। फिर अगला है सर्वप्रथम पारिस्थितिक शब्द का किसने प्रयोग किया था? तो जो हमारा ये पारिस्थितिक शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वो किया था अर्नेस्ट हैकल ने। किसने? अर्नेस्ट हैकल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वें का हम लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि 2021 में किस स्थल को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था? साथियों 2021 में भारत की 2 नई साइट जुड़ी गई थी। एक तो हमारी थी धोलावीरा और एक थी रामप्पा मंदिर जो कि तेलंगाना में है और धोलावीरा गुजरात में है। तो आप देख लेना, अब ऑप्शन में क्या था? गुजरात था तो गुजरात सही होगा और जो हमारा रामप्पा है रामप्पा सही होगा। और अगर आपका एग्जाम 29 और 30 में को रहा है तो आप कमेंट में करके जरूर बताएं कि हाँ यही क्वेश्चन आए थे, बिल्कुल आपने वीडियो में सही क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, या अगर गलत क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं तो आप वो भी कमेंट में बता सकते हैं। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको पूरा आप जरूर देखें और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ आपको शेयर जरूर करना है। चलिए अब हम 29 मई का देखने वाले हैं। तो साथियों 29 मई में प्रश्न पूछा गया 2019 की वन रिपोर्ट से। हालांकि 2021 में भी वन रिपोर्ट आ गई है, लेकिन पता नहीं इन्होंने क्यों 2019 का पूछा है, क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष में वन रिपोर्ट आ जाती है। तो 2019 के वन रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश का कुल वन आवरण कितना है? तो साथियों वो है 25.14%। कितना है? 25.14% है। और अगर इसको हम वर्ग किलोमीटर में बात करें तो 77,482 वर्ग किलोमीटर फॉरेस्ट कवर हमारे मध्य प्रदेश में, जो कि बहुत ज़्यादा तेजी से डिक्रीज हो रहा है। आप सभी को पता होगा कि आपके क्षेत्र में कितनी वनों की कटाई हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं है और कोई रोकथाम लगाने वाला नहीं है। तो 2019 के वन रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश का कुल वन आवरण 25.14% बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से अगला प्रश्न पूछा गया आपसे, पोटेशियम का प्रतीक क्या है? तो साथियों वो है कैपिटल के। बड़ा जो के है हमारा वो पोटेशियम का प्रतीक है। क्या है? पोटेशियम का प्रतीक है। और साथियों पोटेशियम को ही पोटाश हम आम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं। तो पोटेशियम का प्रतीक कौन है? वो है के। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर साथियों आपसे 29 मई को कायिक विभाजन से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा गया। यहाँ पर मैं 29 मई लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये हमारा हो गया 29 मई, है ना? 29 मई। तो साथियों कायिक विभाजन से जुड़ा हुआ प्रश्न में आपसे परीक्षा में पूछा गया था। फिर नेक्स्ट है हमारा जो टीबी का रोग होता है हमें, वो किसकी वजह से होता है? तो साथियों वो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के जीवाणु नाम से। जो टीबी की बीमारियों में किस जीवाणु की वजह से होती है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इस नाम के जीवाणु की वजह से हमें टीबी की बीमारी हो जाती है। फिर अगला साथियों अवतल दर्पण से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा गया था। एक तो कायिक विभाजन से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा गया था, एक अवतल दर्पण से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा गया था। फिर साथियों अगला प्रश्न पूछा गया कि यदि भारत का प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो आगे क्या किया जाएगा? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 महीने के अंदर उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनाया जाएगा, चाहे वो राज्यसभा में निर्वाचित हो या लोकसभा में, वहाँ से उनको संसद का सदस्य बनाया जाएगा और वो फिर आगे अपना प्रधानमंत्री कार्यकाल आगे बढ़ा सकते हैं। फिर से रिपीट कर दूं कि यदि भारत का प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो क्या किया जाएगा? तो 6 महीने के अंदर उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनाया जाएगा। जैसे कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, वो कभी भी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ते थे, वो डायरेक्ट राज्यसभा में आते थे और वहीं से सांसद बनकर फिर देश के प्रधानमंत्री का कार्यकाल संभालते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मुगलों से पहले भारत पर किसका शासन था? तो साथियों था लोधी वंश का। किसका? लोधी वंश का था। फिर हमारे लोधी वंश और बाबर के बीच में लड़ाई होती है और फिर मुगल वंश की नींव रखते थे 1526 में। कब? 1526 में। तो क्वेश्चन है कि मुगलों से पहले भारत में किसका शासन था? तो लोधी वंश का शासन था। इब्राहिम लोधी और बाबर की लड़ाई होती है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट, भारत भार है ना, वेट है, भार का एसआई मात्रक क्या है? किसका भार का एसआई मात्रक क्या है? तो साथियों भार का एसआई मात्रक हो जाएगा हमारा न्यूटन। क्या हो जाएगा? न्यूटन। जिस प्रकार से द्रव्यमान का किलोग्राम है। अगला प्रश्न है, मानव के लिए सबसे हानिकारक विटामिन अधिक मात्रा में लेने पर, यह कुछ प्रश्न इस प्रकार था कि मानव के द्वारा अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन है जो लेने पर बहुत ज़्यादा हानिकारक होता था? फिर से रिपीट कर दूं कि मानव के लिए अधिक मात्रा में लेने पर सबसे हानिकारक विटामिन कौन सा है? तो वह हमारा विटामिन ए। कौन सा? विटामिन ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में पराली जलाने के
जलाने से रोकने के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष कौन है? तो वो है भूपेंद्र सिंह यादव। कौन है? भूपेंद्र सिंह यादव। तो इनको हरियाणा में पराली जलाने से रोकने के लिए जो समिति बनाई गई है उसका अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न हमारा, अकबर का किला कौन से जिले को अकबर का किला कौन से किले को कहा जाता है? क्या है प्रश्न कि जो हमारा अकबर का किला है वो कौन, ये किला लिखा हुआ है ना, कौन से किले को कहा जाता है? तो साथियों इसके दो करेक्ट आंसर हो सकते हैं, या तो आगरा के किले को भी अकबर का किला कहते हैं और अजमेर के किले को भी आगरा का किला कहते हैं। तो दोनों में से सही आपने वो आंसर किसे पता चलेगा या आपने क्या क्लिक किया ये हम बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेंडल ने जीन मॉडल का प्रयोग किस पौधे पर किया था? तो सर जॉन ब्रूगर मेंडल ने जीन मॉडल का प्रयोग किया था। तो जो उन्होंने वो प्रयोग किया था वो किस पौधे पर किया था? तो आप सभी को पता होगा मटर के पौधे पर क्या था, और मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पाइसम सटाइवम। क्या होता है? पाइसम सटाइवम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है राइबोसोम को। किसको? राइबोसोम को। तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा राइबोसोम। अगला प्रश्न हमसे फिर से पूछ लिया है लोग, ये नृत्य के बारे में साथियों डेली एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर ले। तो मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो हमारे केरल का है। कहाँ का है? केरल का। जैसे अभी हमने देखा 30 मई को भांगड़ा और गिद्दा पूछ लिया था, ऐसे अब ये पूछ लिया। तो मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो हमारे केरल राज्य का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन और प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो साथियों वो मध्य प्रदेश की हमारी फाइनेंस कैपिटल इंदौर में कहाँ पर किया गया था? इंदौर में किया गया था। तो G20 का शिखर सम्मेलन और प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इंदौर में बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर साथियों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, न्यायिक समीक्षा का उल्लेख संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है? तो शायद एक तो अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13, इनमें मुझे थोड़ा कंफर्म नहीं है, आप देख लेना। और मैंने थोड़ा ये जो क्वेश्चन है इसको इतना सर्च भी नहीं किया। तो न्यायिक समीक्षा का उल्लेख संविधान में कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीनाक्षी मदुराई मंदिर कहाँ पर स्थित है, या मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? साथियों ये मंदिर है हमारे मदुराई में ही है। कहाँ पर? मदुराई में, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसका पूरा नाम ही है मीनाक्षी मदुराई मंदिर। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो हमारे मदुराई शहर में स्थित है, जो कि तमिलनाडु राज्य का हिस्सा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMF की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों? तो इसकी वर्ल्ड बैंक के साथ ही स्थापना हुई थी 1945 में, जो कि और हेडक्वार्टर कहाँ पर इसका? वाशिंगटन DC। कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में। और वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों क्या बोलते हैं? तो इनको बोलते हैं ब्रेटन वुड ट्विंस। क्या बोलते हैं? ब्रेटन वुड ट्विंस, क्योंकि इन दोनों की स्थापना ब्रेटन वुड सम्मेलन के दौरान हुई थी। फिर हमारा बिल्कुल अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमाने में मददगार विटामिन कौन सा है? तो साथियों वो है विटामिन के। कौन सा है? विटामिन के। ये रक्त का थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करता है? तो साथियों वो है हमारा विकल्प के अनुसार बैतूल जिला। बाकी हमारे बहुत सारे जिले महाराष्ट्र से सीमा साझा करते हैं, बुरहानपुर हो गया, सिवनी हो गया, बैतूल हो गया, लेकिन विकल्प के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है बैतूल। फिर अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और ये कहाँ हुई थी? तो ये भी सेंट्रल हॉल में हुई थी, हमारे संसद भवन के। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो हमारा आर्टिकल 56 से अनुच्छेद 56, वहाँ पर राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन किया गया है कि भारत का सिर्फ एक राष्ट्रपति होगा और उसका कार्यकाल 5 साल का होगा। कितने साल का? 5 साल का होगा। साथियों अगला प्रश्न हमारा यही पॉलिटिक्स है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। कब? 26 नवंबर 1949 बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपसे पहला साथियों पूछा गया 6 को कि रक्त का रंग लाल हमें क्यों दिखाई देता है? जो हमारा ब्लड होता है उसका रंग हमें लाल क्यों दिखाई देता है? तो हमें दिखाई देता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? जो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है उसके कारण हमें हमारी ब्लड या खून का कलर क्या दिखाता है? वो लाल टाइप का दिखाई देता है। तो प्रश्न है कि रक्त का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया साथियों, ईंधन गैस कौन सी है? क्या है प्रश्न कि ईंधन गैस कौन सी है? तो साथियों वो हमारी मीथेन और प्रोपेन है, जो कि क्या है? एक ईंधन गैस है। तो ये प्रश्न इस प्रकार से भी आया था कि प्राकृतिक गैस कौन सी है? तो वो प्राकृतिक गैस कौन सी है? तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा ईंधन गैस। और ईंधन गैस कौन सी होती है? तो मीथेन और प्रोपेन, दोनों मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न पूछा गया, सड़े हुए जीवित पदार्थ क्या कहलाते हैं? क्या है प्रश्न कि जो सड़े हुए जीवित पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो कवक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कवक कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट साथियों हमारा क्वेश्चन है, पूछा गया आपसे, भाप इंजन का निर्माण किसने किया था? किसका? जो हमारा भाप का इंजन होता है इसका निर्माण किसने किया था? तो वो क्या था? जेम्स वॉट ने। किसने? जेम्स वॉट ने। और ये प्रश्न रिपीटेड है। क्या है? रिपीटेड है। ये आपसे 30 मई के दिन भी पूछा गया था।
30 मई को जो हमारा वन रक्षक जलप्रिय का शिफ्ट हुआ था उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था कि भाप का इंजन का निर्माण किसने किया था, तो वो जेम्स वॉट ने किया था। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है सुनीता विलियमसन का संबंध किससे है। तो साथियों सुनीता विलियमसन क्या है, एक अंतरिक्ष यात्री है। क्या है, एक अंतरिक्ष यात्री थी ये, और ये यूएसए से बिलोंग करती थी, मतलब भारतीय मूल की थी लेकिन यूएसए में शिफ्ट हो गई थी। तो सुनीता विलियम्स का संबंध किससे है, तो वह अंतरिक्ष यात्री से। ऐसी हमारी एक और भी है कल्पना चावला, वो भी भारतीय मूल की थी और बाद में उनका यूएस में शिफ्ट हो गई थी, तो वो भी एक अंतरिक्ष यात्री थी। फिर अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से किस वंश की राजधानी कन्नौज रही थी। क्या है प्रश्न कि वह कौन सा वंश है जिसकी राजधानी कन्नौज रही थी, तो वो थी हमारी गुर्जर प्रतिहार वंश। कौन सा, गुर्जर प्रतिहार वंश, जिसकी राजधानी कौन सी रही थी, कन्नौज रही थी, गुर्जर प्रतिहार वंश। अगला प्रश्न पूछा गया मध्य प्रदेश बजट 2023-2024 के लिए कितना होने वाला है। तो जो हमारा एमपी का आगामी बजट है, ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न था, वो कितने रुपयों का रहने वाला है। तो साथियों जो हमारा एमपी का बजट 2023 और 24 के लिए रहने वाला है वो है 2,81,554 करोड़ रुपए का। फिर से रिपीट कर दूं कि मध्य प्रदेश का बजट 2023-24 के लिए 2,81,554 करोड़ रुपए का रहने वाला है। यह करंट अफेयर्स का प्रश्न था आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। साथियों नेक्स्ट हमारा साइंस का क्वेश्चन पूछा गया कि आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया है। क्या प्रश्न कि जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है उसका आविष्कार किसने किया है, तो वो क्या है, मोस्ले ने। किसने, मोस्ले। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला फिर साइंस का क्वेश्चन है हमारा कि नियत ताप और दाब पर गैस के अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम किसने दिया। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, नियत ताप और दाब पर गैस के अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम किसने दिया है, तो यह नियम दिया है एवोगाड्रो ने। किसने, एवोगाड्रो ने यह नियम दिया है। बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोयले का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा होता है। साथियों आपको पता है कोयला जो हमारा मेनली 4 प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट होता है, फिर बिटुमिनस होता है, लिग्नाइट होता है और पीट होता है। तो एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो प्रश्न क्या है हमारा कि कोयले का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा होता है, तो होता है एंथ्रेसाइट। क्या होता है, एंथ्रेसाइट। और भारत में सिर्फ एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला हमारी जो JNK यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर यूटी वहीं पर पाया जाता है, एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला। तो कोयले का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा हो जाएगा हमारा, एंथ्रेसाइट। बाकी 4 टाइप आप याद रखें, कभी ऐसा प्रश्न बन जाए कि कोयले के कितने रूप होते हैं, 4 होते हैं हमारे, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। चलिए नेक्स्ट फिर हमारा करंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न है एक और, जो आगामी हमारे स्पोर्ट्स से और उनका आयोजन कहाँ पर होने वाला है। कुछ इस प्रकार का प्रश्न है कि 2024 अंडर 19 पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है। क्या है, जो हमारा 2024 में अंडर 19 वर्ल्ड मेंस होगा T20, उसकी मेजबानी कौन करेगा, तो वो करेगा हमारा पड़ोसी श्रीलंका देश। कौन सा करेगा, श्रीलंका। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर साथियों अभी MPGK से क्वेश्चन पूछा गया कि आमिर खान किस घराने से संबंधित है। ये दोस्तों बॉलीवुड वाले आमिर खान ना समझे, दूसरे आमिर खान है। तो आमिर खान किस घराने से संबंधित हैं, ये हमारा MPGK का क्वेश्चन पूछा गया था। तो साथियों इंदौर घराने से जुड़े हुए हैं। कहाँ से, इंदौर घराने से जुड़े हुए हैं। और पूरे भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो वो भी हमारा इंदौर ही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनमें से कौन शतरंज के खिलाड़ी हैं। क्या प्रश्न है, इनमें से कौन शतरंज के खिलाड़ी है। 4 ऑप्शन दिए होंगे, अलग अलग प्लेयर्स के नाम दिए होंगे और एक इनका दिया हुआ कि इनमें से कौन शतरंज के खिलाड़ी हैं, तो वह है हमारे विश्वनाथ आनंद। कौन है, विश्वनाथ आनंद। तो ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। ऐसा ही साथियों एक और प्रश्न पूछा गया आपसे कि सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है, वो मैं स्लाइड में लिखना भूल गया हूँ। तो जो हमारे सुनील छेत्री है उनका संबंध किस खेल से है, तो उनका संबंध है हमारे फुटबॉल से। किससे, फुटबॉल से। एक और प्रश्न आपसे पूछा गया है, वो स्लाइड पूरी एड करना रह गई, मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो वह हमारे शक्तिकांत दास। कौन है, शक्तिकांत दास। ये क्वेश्चन भी आप ऐड कर लेना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया कि प्रस्तावना में समानता शब्द कहाँ से लिया गया है। कौन सा शब्द, जो हमारी प्रस्तावना है इसका समानता शब्द कहाँ से लिया गया है, तो हमने लिया है फ्रांस से। कहाँ से, फ्रांस से। और टोटल हमने फ्रांस से इसमें टोटल 3 शब्द लिए। कितने, 3 शब्द लिए हैं, उसमें से एक समानता है जो कि हमने फ्रांस से लिया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मांडू के महल और मंदिरों में किस प्रकार की शैली देखने को मिलती है, तो जिसको हम सिटी ऑफ जॉय बोलते हैं मांडू को, और जो धार जिले में हमारे, तो सिटी ऑफ जॉय मांडू के महल और मंदिरों में किस प्रकार की शैली देखने को मिलती है। तो साथियों यहाँ का जो आर्किटेक्ट है वो बिल्कुल मिक्स टाइप का देखने को मिलता है, जिसमें हमारा इंडो, इस्लामिक और अफगान तीनों ही प्रकार की शैलियाँ मिलती हैं। तो इंडो, इस्लामिक और अफगान तीनों यहाँ पर शैलियाँ आपको देखने को मिल जाएगी मांडू के महल और मंदिरों में। अच्छा, मांडू का मंदिर, सबसे फेमस मंदिर कौन सा है, तो वो है साथियों नीलकंठेश्वर महादेव। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो हमारे
मांडू में ही स्थित है। और अगर मांडू के हम महलों की बात करें तो सबसे फेमस हमारा एक तो रानी रूपमती का महल, दूसरा हो जाएगा हमारा जहाज महल जो कि जहाज के शेप का थोड़ा बना हुआ है। फिर साथियों हमारा एक और महल है यहाँ पर हिंडोला महल, तो ये काफ़ी फेमस है। और मंदिर की हमने आपको बता ही दिया नीलकंठेश्वर महादेव। और मांडू को क्या बोलते हैं, तो मांडू को सिटी ऑफ ज्वाई भी बोलते हैं। 7 मई को आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया पहला कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, यानी जो हमारा फर्स्ट कैबिनेट था उसके पहले हमारे शिक्षा मंत्री कौन थे, तो वो थे साथियों अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे, अबुल कलाम आज़ाद, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हीरा और ग्रेफाइट का निर्माण किससे होता है। क्या है प्रश्न कि हीरा और ग्रेफाइट का निर्माण किससे होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कार्बन से। किससे, कार्बन से, क्योंकि हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के अप्रूव हैं। तो साथियों ये क्वेश्चन रिपीटेड है आपका, क्योंकि बीते हुए दिनों में आपसे ऐसा प्रश्न पूछा गया था कि हीरे के अप्रूव कौन कौन से हैं, तो उसमें हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन और ये सभी ऑप्शन दिया गया था, तो ये सभी वाला सही था। तो यानी साथियों प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, इसलिए जितने भी वीडियो हमने पिछले अपलोड कर रखे हैं उनको देखें अगर आपका एग्जाम आगामी दिनों में, तो 1 से 2 प्रश्न आपको जरूर रिपीटेड मिलेगा। तो हीरा और ग्रेफाइट का निर्माण किससे होता है, तो वो होता है कार्बन से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया भारत में लोक सेवा आयोग की शुरुआत कब से हुई थी। तो जो हमारा लोक सेवा आयोग है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो वो हुई थी 5 मार्च 1919 को। कब, 5 मार्च 1919 को इसकी शुरुआत कहें या इसका स्थापना करी गई थी, तो 5 मार्च 1919 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है हमारी, इस दिन लोक सेवा आयोग की शुरुआत करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया एमपीजी से जुड़ा हुआ कि मध्य प्रदेश की वर्तमान जनजाति मंत्री कौन सी है। तो जो हमारा मध्य प्रदेश शासन है इसमें वर्तमान जनजाति मंत्री कौन सी है, तो वो है सुश्री मीना सिंह मांडवे। कौन है, मीना सिंह मांडवे हैं जो वर्तमान में जनजाति मंत्रालय संभाल रही है। हमारा एमपीजी का क्वेश्चन पूछा गया। फिर अगला साथियों करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है हमारा कि जो प्रवासी भारतीय दिवस 2023 है इसका मुख्य अतिथि कौन थे। क्या है प्रश्न कि प्रवासी भारतीय दिवस 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे, तो वो थे मोहम्मद इरफान अली। कौन थे, मोहम्मद इरफान अली। और ये सूरीनाम देश के राष्ट्रपति हैं। किस देश के, सूरीनाम देश के राष्ट्रपति हैं। और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी आपसे पिछली शिफ्ट में पूछा जा चुका है कि प्रवासी भारतीय दिवस 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे, तो वो थे हमारे मोहम्मद इरफान अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया, मैं बताऊंगा आपको विस्तार से। तो साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो 3 फरवरी 1928 को आया था। कब, 3 फरवरी 1928 को भारत में साइमन कमीशन आया था। और बीते दिनों में ऐसा प्रश्न पूछा गया था कि साइमन कमीशन का निर्माण कब हुआ था। क्या पूछा गया था, इसमें पूछा कि भारत कब आया था और उसमें पूछा था कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था। तो ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला प्रश्न ये भी हमारे एमपी जुड़ा हुआ है कि हॉट एयर बलून सफारी किस नेशनल पार्क में शुरू की गई। कौन सी, हॉट एयर बलून सफारी किस नेशनल पार्क में शुरू की गई, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। कहाँ पर, बांधवगढ़ नेशनल पार्क में हॉट एयर बलून सफारी का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है सिटी रीजन और रिलीजन पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये पुस्तक और उसका राइटर जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो सिटी रीजन एंड रिलीजन पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है रॉबर्ट ई डिक्सन। कौन है, रॉबर्ट ई डिक्सन, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिटी रीजन एंड रिलीजन पुस्तक के लेखक कौन है, रॉबर्ट ई डिक्सन, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया मौत से ठनी कविता के लेखक कौन है। कौन है, प्रश्न है कि मौत से ठनी कविता के लेखक कौन है, तो वो है हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। इनकी बहुत एक प्रसिद्ध कविता है मौत से ठनी नहीं, आप सभी ने कभी सुनी भी होगी शॉर्ट्स या रील के माध्यम से। चलिए अगले स्लाइड पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बचपन बचाओ आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था। कौन सा, बचपन बचाओ आंदोलन, तो साथियों 1980 में शुरू किया गया था। कब, 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था। और उसको शुरुआत करने वाले कौन थे, तो वो हैं नोबेल पीस प्राइज के विनर हमारे कैलाश सत्यार्थी। कौन है, तो इन्होंने शांति में नोबेल पुरस्कार भी जीता, कैलाश सत्यार्थी जी ने, और इन्होंने ही 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन का शुरुआत किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तरल अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है, तो साथियों वो है हमारी पारा। क्या है, मतलब ये धातु है लेकिन फिर भी तरल अवस्था में है, तो वो है हमारा पारा। और इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो है Hg। क्या है, Hg। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो तैयब इकराम को जो हमारा FIH है उसके नए अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है, तैयब इकराम। अगला प्रश्न है मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी, तो साथियों करी थी अकबर ने। किसने, अकबर ने। और तो अकबर ने अपने बहुत सारे सेनापतियों को, सेनानियों को और अपने जो भी उनके दरबार में बैठते थे उनको मनसब प्रदान किया था। तो मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने करी थी, तो करी थी अकबर ने। अच्छा आप कमेंट करके बताइए कि बिरबल को कितने का मनसब प्राप्त था, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर मनसब अकबर ने किसी को दिया था तो बिरबल को ही दिया था। तो अगर आपको पता हो, आपने बहुत डीप में पढ़ा हो तो कमेंट बताएं
कि बीरबल को कितने रुपयों की मनसबदारी प्राप्त थी। अगला प्रश्न पूछा गया 73वां संविधान संशोधन कब किया गया था, तो यह 1992 में किया गया था। इस प्रश्न में 100% श्योरिटी नहीं है, कुछ और भी इसमें इसकी लैंग्वेज ऊपर नीचे हो सकती है। तो 73वें संविधान संशोधन कब किया गया था, तो 1992 में किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया सिनेमा से संबंधित अवार्ड कौन सा है, तो वो है हमारा दादा साहब फाल्के पुरस्कार। कौन सा है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सबसे बड़ा और सम्मानित अवार्ड है हमारा सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अगला प्रश्न है चिकन पॉक्स किस वायरस से होता है। क्या है प्रश्न कि चिकन पॉक्स किस वायरस से होता है, जैसे हमें कोरोना होता है ना, इसी प्रकार तो चिकन पॉक्स किस वायरस से होता है, तो वो है वेरिसेला जोस्टर वायरस। क्या है, वेरिसेला जोस्टर वायरस से हमें चिकन पॉक्स की बीमारी होती है। फिर साथियों इंग्लिश के मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूं, इनसे डेली क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा एक्टिव पैसिव वाइज 2 क्वेश्चन डेली आ जाते हैं। एंटोनिम और सिनोनिम से लगभग 4 क्वेश्चन डेली आ जाते हैं। नरेशन से भी हमारे 2 क्वेश्चन बन ही जाते हैं। PQRS से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन, तो ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए टॉपिक। PQRS 5 से 6 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। एरर से भी आपके 2 क्वेश्चन डेली बनते हैं। इडियम्स ऑन फेरअप्स से भी 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। और फिल इन द ब्लैंक से 1 या प्रश्न आपका डेली आता है, 1 या 2 प्रश्न। इसके अलावा जो भी है आपका उनसे प्रश्न आते हैं, लेकिन इतने चैप्टर तो डेली आपसे पूछे जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है PQRS 5 से 6 क्वेश्चन डेली। ऐसा ही साथियों हिंदी में बिल्कुल पैटर्न पर आधारित ही प्रश्न आ रहे हैं। उसमें आपको रस, अलंकार, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची, ये सब परीक्षा में पूछाते हैं। और गणित भी आपसे अच्छा खासा पूछा जा रहा है। तो साथियों ये हमारा था 7 मई का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। जैसे क्वेश्चन बाहर आएंगे मैं अभी सेकंड शिफ्ट का भी आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का थैंक यू। जय हिंद।